बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स या 15 मार्क्स दोनों में आने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिफिनीशन क्या होती है। तो द नॉर्मली मंथली शेडिंग ऑफ ब्लड एंड टिश्यू फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस व्हेन प्रेगनेंसी डज नॉट ऑकर। तो आप समझ गए होंगे कि प्रेगनेंसी अगर नहीं होती है और ये नॉर्मली क्या होता है, मंथली शेडिंग ऑफ ब्लड एंड टिश्यू, मतलब सेट ऑफ होता है किसका, ब्लड और टिश्यू का। कहाँ से, तो इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस मतलब एंड्रोमेट्रियम का। ठीक है, देखो जब ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन menstrual blood and tissue flow from the uterus through the cervix pass out the body through the vagina। मतलब जब मेचुरेशन होता है तो मेंस्ट्रुअल ब्लड और टिश्यू जो होते हैं वो फ्लो होते हैं यूट्रस से, किसके थ्रू, तो सर्विक्स के थ्रू, वो पास आउट हो जाते हैं वो वेजाइना के थ्रू। तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, तो आप कहोगे जब प्रेगनेंसी नहीं होती, क्या, व्हेन प्रेगनेंसी नॉट ऑकर। तो क्या होता है, जब प्रेगनेंसी नहीं होगी तो मंथली क्या होगी, शेडिंग होगी किसकी, ब्लड और टिश्यू का। ठीक है, और इस कहाँ से होगा, तो इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस से, मतलब एंड्रोमेट्रियम का। ठीक है, और फ्लो होगा तो किसके थ्रू फ्लो होगा, सर्विक्स के थ्रू, और पास आउट हो जाएगा किसके थ्रू, तो वेजाइना के थ्रू। तो इस प्रकार से आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिफिनीशन क्लियर हो जाती है। देखो यहाँ आप थोड़ा सा जान लो कि देखिए ये जो है यही एंड्रोमेट्रियम है, तो ये यूट्रस है, इसकी इनर लाइनिंग जो होती है उसी को एंड्रोमेट्रियम कहते हैं। ये अपना ओवरी है, इसके अंदर फॉलिकल है, और ये ओबम है यहाँ, ये अपना बीच में फैलोपियन ट्यूब है, ये वेजाइना है, और ये सर्विक्स है। तो इस प्रकार से आपको सारे ऑर्गन क्लियर हैं। अब देखिए जो ये होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट इज अ विजुअल ब्लीडिंग, ये एक विजुअल ब्लीडिंग होती है और फिजियोलॉजिकल होती है। और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसी को मेनार्ची कहते हैं, और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसी को मेनोपॉज कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है दोनों टर्म। अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस की। तो देखो अलग अलग बुक्स में अलग अलग फेजेस हैं, बट यहाँ एक फेज लिखा हुआ है देखो मैंने। बाकी जब चार्ट में आपको बताऊंगा तो सारे टाइप से कहाँ कैसे फेजेस पूछे जाते हैं वहाँ मैं आपको बता दूंगा, तो उससे आपको क्लियर रहेगा। तो देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, मान लो एक मंथ का हम चार्ट बनाते हैं, मतलब 1 से 30 दिन 28 दिन का हम लोग लेते हैं और समझते हैं। तो 1 से जो 5 दिन होता है स्टार्टिंग का वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है मान लो। ठीक है, फिर जब 6वें दिन से 13वें दिन तक प्री ओव्यूलेटरी फेज होता है, मतलब प्री ओव्यूलेटरी फेज के पहले वाला। ठीक है, 6 to 13। और 14 डेज जो होता है मेनली वो ओव्यूलेटरी फेज कहलाता है, और 14 के बाद 15 से लेके 28 तक पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कहलाता है। उसके बाद फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, अगर प्रेगनेंसी हो गई तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी। यहाँ एक बात आती है कि अच्छा ठीक है, इसमें इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सा पीरियड फर्टिलाइज होता है, कौन सा फेशियल मेंस्ट्रुएशन के लिए होता है, कौन सा पीरियड इनफर्टाइल होता है। तो आप यहाँ समझ लें, एक जी 28 दिन का चार्ट है मान लीजिए, तो स्टार्टिंग के जो मान लीजिए 5 से 7 दिन जो होते हैं वो मेंस्ट्रुएशन के पीरियड होते हैं। ठीक है, और फिर 8वें दिन से लेके 14वें दिन के बीच वाला जो फेज होता है, और फिर यहाँ से 14वें से लेके 19वें, इस बीच को फर्टाइल पीरियड कहते हैं। 14 दिन से पहले, ऐसे जोड़ के रखो, 7 दिन पहले और 7 दिन बाद में। ठीक है, फर्टाइल पीरियड मतलब 14 दिन का, मतलब 14वें दिन और 14 दिन का, मतलब 7 इधर मान लेना 7 इधर मान लेना, तो यह फर्टाइल पीरियड होता है। फिर उसके बाद वाला 20-19 के बाद वाला इनफर्टाइल पीरियड होता है 28 तक। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो 4 फेजेस हमने अभी पढ़े, यहाँ पे देखिए इनको एक्सप्लेन करते हैं कि मेंस्ट्रुअल फेज किसको कहते हैं, प्री ओव्यूलेटरी फेज किसको कहते हैं, ओव्यूलेटरी फेज किसको कहते हैं, और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज किसको कहते हैं।
तो देखिए जो मेंस्ट्रुअल फेस होता है, ठीक है, यहाँ सब पढ़ लेंगे, चार्ट में एक बार समझ लेंगे। तो देखो मेंस्ट्रुअल फेस होता है तो ये 5 दिन का लगभग में होता है। तो इसमें जो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होता है ये बहुत ही कम हो जाता है, और बहुत ही जब कम हो जाता है तो कंट्रक्शन होता है, यूट्राइन वॉल में क्या होता है, कंट्रक्शन होता है। तो उससे क्या होता है, डीजनरेशन हो जाती है, एंड्रोमेट्रियम सेट ऑफ होने लगती है, ठीक है, एंड्रोमेट्रियम सेट ऑफ होती है, और उसके साथ साथ क्या निकलता है वहां पे, ब्लड और सेकेंडरी oocytes। इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है। तो आप ये समझ गए मेंस्ट्रुअल फेस में क्या होता है। तो 3 लाइनों में आपको याद रखना है, लो हो जाता है, क्या लो हो जाता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, जिससे क्या होता है, यूट्राइन वॉल में कंट्रक्शन होता है तो डीजनरेशन हो जाती है एंड्रोमेट्रियम का, और इससे क्या होता है, सेट ऑफ होने लगता है। सेट ऑफ में क्या होगा, तो सेकेंडरी oocyte और ब्लड निकलेगा, उसी को मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। दूसरा पढ़ते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज। तो देखो एक बात यहाँ ध्यान रखो आप, जो प्री ओव्यूलेटरी फेज होता है, अगर इसको आप समझने की कोशिश करो तो प्री ओव्यूलेटरी फेज को आप क्या बोल सकते हो, ठीक है। तो इसी को प्रोलीफेरेटिव फेज भी बोलते हैं, और इसी को अगर बोलना हो प्रोलीफेरेटिव फेज बोलते हैं, साथ में जब यूट्राइन में चलेगा, और साथ में ये प्री ओव्यूलेटरी फेज में जो ओवरी में चलता है तो उसे फॉलिकुलर फेज कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके नाम आप ध्यान रखेंगे कि किसके किस नाम से इसको और कहा जा सकता है। तो देखिए प्री ओव्यूलेटरी फेज जो होता है 6 से 13 दिन का होता है। तो इसमें जो ब्रेन होता है, देखो ब्रेन सबसे पहले हार्मोन आता है कहाँ से, इसमें कुछ हार्मोन का वर्क होता है। तो देखो ब्रेन होता है, उसका एक पार्ट हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, जीएनआरएच। जीएनआरएच क्या होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है स्टिमुलेट करता है, किसको स्टिमुलेट करता है, तो एंटीरियर प्यूटरी को, ठीक है। एंटीरियर प्यूटरी से 2 हार्मोन निकलते हैं, लेकिन हम यहाँ LH निकलता है और FSH निकलता है, लेकिन LH का वर्क हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम प्री ओव्यूलेटरी फेज पढ़ रहे हैं, यहाँ FSH का ही वर्क पढ़ेंगे। तो FSH मतलब फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो FSH होता है ये क्या करता है, तो ये ब्लड के साथ ओवरी तक आ जाता है, ठीक है। और ओवरी तक आ जाता है तो ओवरी में क्या होते हैं, ओवरी में होते हैं फॉलिकल। तो फॉलिकल को ये क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से मैच्योर कर देता है। साथ में ये जब मैच्योर फॉलिकल होते हैं ये सिक्रीट करते हैं, कहाँ सिक्रीट करते हैं, तो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करते हैं। और जो ये एस्ट्रोजन होता है, ये एस्ट्रोजन जाता है तो प्रोलिफरेशन करता है, मतलब प्रोलिफरेटिव फेज में सेल डिवीजन करता है, जिससे यूट्राइन वॉल में जिसे एंड्रोमेट्रियम थिक होने लगती है, ठीक है। और ये थिक होने लगती है तो देखो जिसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है जब एंडोमेट्रियम का, तो फिर एंडोमेट्रियम का जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया तो FSH की क्या जरूरत, तो FSH को कम करना होता है, ठीक है। FSH का कोई काम नहीं होता है, तो वो इससे क्या होगा, एस्ट्रोजन अगर ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो उससे क्या होता है, तो वो स्टिमुलेट करेगा, मतलब वो मतलब भेजेगा सिग्नल पिट्यूटरी को कि भैया वो जो आप बना रहे हो, मतलब रिलीज कर रहे हो FSH, वो रोक दो। तो नेगेटिव फीडबैक जाएगा, और नेगेटिव फीडबैक रोकने के लिए नेगेटिव फीडबैक होता है, चालू करने के लिए पॉजिटिव फीडबैक है, तो नेगेटिव फीडबैक जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी को कि भैया स्टॉप कर दो। तो इस प्रकार से ये स्टॉप हो जाएगा। तो ये आपको प्राइमरी मतलब प्री ओव्यूलेटरी फेज समझ में आया होगा। अब बात करते हैं ओव्यूलेटरी फेज की। तो देखो ओव्यूलेटरी फेज नाम से ही पता चल रहा है, ओव्यूलेटरी फेज या ओव्यूलेशन होगा तो ये 14 डे पे होता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन जो होता है वो क्रिएट करता है पॉजिटिव प्रेशर, क्योंकि जो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन डायरेक्ट LH पे वर्क करेगा, ठीक है। अभी आप समझ जाएंगे। तो ये देखो वहाँ पे जो वो था 2 हार्मोन निकल रहे थे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन जो होगा वो क्रिएट करेगा एंटीरियर प्यूटरी पे
प्रेशर, ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर, जिससे क्या होगा, तो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी यहाँ रिलीज करेगी, ठीक है। अभी आपने देखा था वहाँ पे FSH पढ़ा गया था हम लोगों ने प्री ओवुलेटरी फेज में। अब ओवुलेटरी फेज में हम लोग LH का वर्क पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ LH का वर्क होता है, ठीक है। ओवुलेशन में LH वर्क करता है और उससे पहले FSH वर्क करता है एंडोमेट्रियम को बनाने में या फिर और चीज़ों में वो FSH वर्क करता है। तो यहाँ पे देखा आपने LH जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये क्या होगा, ब्लड के साथ ओवरी में आता है, ठीक है। अब ओवरी तक आ जाता है, ओवरी तक आ जाता है तो ओवरी में क्या होता है, ग्रेफिन फॉलिक्यूल। तो ग्रेफिन फॉलिक्यूल LH जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो LH सर्च होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, रप्चर हो जाते हैं ग्रेफिन फॉलिक्यूल। ग्रेफिन फॉलिक्यूल रप्चर हो जाएंगे तो उससे सेकेंडरी oocyte क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे। उस इसी को कहते हैं ओवल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं देखो पोस्ट ओवुलेटरी फेज का। तो यहाँ पे अब देखो पोस्ट ओवुलेटरी फेज जो हुआ ओवुलेशन के बाद का है, तो ये 15 to 28 डे का होता है। तो इसमें जो होता है रप्चर, ग्रेफियन फॉलिक्यूल का रप्चर हो जाता है, ठीक है। और रप्चर तो हो गया, अभी आपने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे LH सर्च हुआ था, उसकी वजह से रप्चर हुआ था, तो वहाँ पे LH होगा, अभी प्रेजेंस होगा। तो उससे क्या होगा कि ये जो होगा ग्रेफियन फॉलिक्यूल रप्चर हुआ, ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में। और जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, इसका काम क्या होता है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन दोनों को रिलीज करता है, सिक्रेट करता है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन का लार्ज अमाउंट थोड़ा सा करता है और एस्ट्रोजन का थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट करता है। इससे क्या होते हैं, तो इससे जो एंडोमेट्रियम अभी बन रही थी वो यहाँ पे और अच्छे से बनने लगेगी, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों हार्मोन का सिक्रीट हो रहा है, इसलिए इसको सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं। तो इसका नाम एक सिक्रेटरी फेज होता है, जैसे उसका प्री ओवुलेटरी फेज का प्रोलिफरेटिव फेज था, ऐसे पोस्ट ओवुलेटरी फेज का सिक्रेटरी फेज होता है। तो इसे सिक्रेटरी फेज कहते हैं। अब मान लो कॉर्पस ल्यूटियम है, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल आना होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और तो वहाँ पे डिजनरेट होगा ये सारी चीज़ें, और डिजनरेट होंगी तो वहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो कॉर्पस एल्पिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो वहाँ पे कोई सिक्रीशन नहीं होगा। कोई सिक्रीशन नहीं होगा तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज कर जाएगा। आपने उससे स्टार्टिंग में देखा था मेंस्ट्रुअल फ्लो कैसे हो रहा था, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो हो जाता था। तो इस प्रकार से आपको ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं देखो चार्ट की। तो चार्ट से आप सारी चीज़ें समझ जाओगे। यहाँ पे देखो आप देख पाओगे कि यहाँ पे यूट्राइन साइकिल यूट्रस में हो रही है, यूट्राइन साइकिल, दो साइकिलें चलती हैं यहाँ पे, ओवेरियन साइकिल, साथ साथ दोनों चलती हैं, बस आपको समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल फेज तो आपको पहली बात क्लियर है कि मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है। तो आपको पता है मेंस्ट्रुअल फेज देखो यहाँ है, और मेंस्ट्रुअल फेज में कुछ नहीं होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होता है, कम होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको भी माना गया मेंस्ट्रुअल फेज। तो यहाँ पे क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है। तो यहाँ पे जब कम होगा तो एंडोमेट्रियम कंट्रैक्शन होगा, उससे क्या होगा, डिजेनरेशन एंडोमेट्रियम का होगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। तो इतनी बात आपको क्लियर है। तो हमने प्री ओवुलेटरी फेज पढ़ा था इतना, ठीक है। इतने में क्या हुआ था, तो यहाँ पे जो एंटीरियर पिट्यूटरी थी उसने रिलीज किया था FSH और LH रिलीज किया था, लेकिन पहले हम लोगों ने FSH कवर कर देखा था। तो देखो FSH क्या करता है, यहाँ पे देखो FSH, तो FSH क्या करता है, ग्रोथ करता है किसका, प्राइमरी फॉलिकल का, सेकेंडरी फॉलिकल का, मैच्योर फॉलिकल का ग्रोथ करवाता है, ये FSH का वर्क है, ठीक है। और FSH जब ये इनका ग्रोथ होगा तो जब ये मेच्योर हो जाएंगे, मेच्योर ग्रेफिन फॉलिकल होगा, तो ये क्या कर देंगे, एस्ट्रोजन का रिलीज करेंगे। एस्ट्रोजन का रिलीज होगा तो एस्ट्रोजन क्या करेगा, प्रोफिलेटिव फेज में एंडोमेट्रियम को बनाने में, डेवलपमेंट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ये बातें हम लोगों को ऑलरेडी क्लियर थी। थोड़ी सी आगे पढ़ेंगे तो देखो आ जाता है ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज मतलब 14 डे वाला। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखो एस्ट्रोजन का पीक लेवल है और LH का पीक लेवल है। इसको कैसे समझेंगे, तो यहाँ पे हमको पता है कि जब एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है, बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है, तो देखो बहुत ज़्यादा सब सिक्रीट होता है, तो इससे क्या होता है, ये प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। प्रेशर देखो यहाँ प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है। जैसे इसके अंदर प्रेशर क्रिएट होगा तो इससे क्या होगा, LH जो होगा, LH की वजह से ग्रेफियन फॉलिकल जो होंगे, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, वो देखो यहाँ पे रप्चर हो जाते हैं। जब रप्चर हो जाएंगे तो यहाँ से क्या निकला, सेकेंडरी oocyte
निकल आता है, इसी को कहते हैं ओव्यूलेशन। अब देखो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज यहाँ पे है, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज को सेक्रेटरी फेज कहते हैं। कैसे हम लोगों ने समझा था, तो हमने समझा था इसमें क्या होता है, यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर हो गया, तो वहां से उसके अंदर निकला क्या, कार्पस ल्यूटियम निकला। अब कार्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, देखो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को दोनों को क्या कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है, रिलीज कर रहा है। जो सिक्रीट कर रहा है इसलिए इसका नाम सेक्रेटरी फेज हो गया, ठीक है। और जब ये सिक्रीट कर रहा है तो इससे क्या हेल्प हो रहा है, तो देखो यहाँ एंडोमेट्रियम की लेयर और ज़्यादा मोटी होती चली जाती है, तो ये एंडोमेट्रियम की लेयर मोटी करने में हेल्प करते हैं। मान लो यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं अगर हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम ही कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे जब कोई सिक्रीशन नहीं होगा, जब कोई सिक्रीशन नहीं होगा तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एंडोमेट्रियम की लेयर निकलने लगती है, सड़ ऑफ होने लगती है, तो इसी को मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का चार्ट क्लियर है, थ्योरी क्लियर है, तो हम लोगों की मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो जाती है।